हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा कि अब तक हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी और उससे संबंधित हमारे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके बारे में बात करी है। अब हमने आपको पिछले लेक्चर्स में कुछ आपको मैंने यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। और ये भी समझना हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे पास इस प्रकार के और भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बाइनोमियल, पॉइसन, गामा, बीटा, ज्योमेट्रिक इत्यादि। लेकिन हम सबके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं की खाली बात करेंगे जिनका हमको आगे आने वाले लेक्चरों में इस्तेमाल पड़ने वाला है। अब तक आपने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको आपने दो कंपोनेंट से कैरेक्टराइज किया। नंबर वन रैंडम वेरिएबल और दूसरा था उसके पैरामीटर्स। कैसा आपने कहा कि यूनिवेरिएट नॉर्मल में कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मीन हमारा है म्यू और वेरिएंस हमारा है सिग्मा स्क्वायर। मल्टीवेरिएट नॉर्मल में आपने कह दिया कि आपका जो मीन है वो आपका मीन वेक्टर हो गया है म्यू, और जो सिग्मा स्क्वायर की जगह कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गई है सिग्मा। तो ये पैरामीटर क्या करते हैं? ये पैरामीटर हमारे उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको दिखाते हैं। जैसे आपका मीन है वो आपका म्यू पैरामीटर के द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसी जो उसका वेरिएंस है, वेरिएबिलिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको सिग्मा स्क्वायर के माध्यम से मिलती है। इसी के साथ में हमारे पास कुछ और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता है और उनको हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। और इनका इस्तेमाल हमारा कई जगह पर होता है, ख़ास तौर पे जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे या अपने बाकी तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहाँ पर हमारा इनका इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास यहाँ स्टैटिस्टिक्स में तीन तरह के हमारे मुख्य नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक है हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम कोई रैंडम सैंपल निकालते हैं, उसकी वैल्यूज़ का अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, उनके अगर हम अलग अलग फंक्शंस की अगर हम प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, तो उनका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो इसमें से यूजुअली काई स्क्वायर टी या एफ के केस में कुछ आता है। तो इनका इस्तेमाल हमको डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जब भी हम अपनी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इत्यादि की बात करेंगे, वहाँ पर अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की बेसिस पर जो हमको फैसला लेना है, वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सहायता करेंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमको इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन की खास तौर पे कुछ एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और यही कार्य मैं आज इस लेक्चर में करने वाला हूँ। मैं आपको इससे संबंधित कुछ हमारी जो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक डेफिनेशंस होती है, उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में ये जो हमारे तीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर टी एफ, उनके बारे में हम जो उनकी मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में उनको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में बात हम करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इन टॉपिक्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम आज अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, और उसको समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारा एक वर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब होता है सांख्यिकी, लेकिन यहाँ से हमने एस को काट दिया है और ये हमारा स्टैटिस्टिक हो गया है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है? अगर हमें कहें कि x1, x2, xn हमारा एक रैंडम सैम्पल है जिसमें हमारे पास n वैल्यूज़ हैं रैंडम वेरिएबल x के ऊपर, तो अगर हम इन x1, x2, xn का कोई अगर हम फंक्शन लेते हैं, तो रैंडम वेरिएबल्स का फंक्शन भी तो एक रैंडम वेरिएबल होगा, और इस फंक्शन को हमने मान लिया कि ये फंक्शन हमारा है t, राइट। तो ये जो t होता है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, अर्थात कोई भी रैंडम वेरिएबल का जो भी फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और चूँकि स्टैटिस्टिक्स हमारा रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, तो स्टैटिस्टिक्स भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल होता है, राइट। और जब हम एक कोई सैंपल निकाल लेते हैं, सैंपल के अंदर हमारी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो ये हमारा जो भी कैपिटल टी है उसकी हमारी कोई वैल्यू भी निकल आती है, और
केस में हम उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट टी से डिनोट करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कैपिटल टी का रियलाइजेशन है। ये वही चीज़ है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई रैंडम वेरिएबल हम एक्स से डिनोट करते हैं अपर केस अल्फ़ाबेट से, और जो इसकी वैल्यू होती है इसको हम लोअर केस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल एक्स। राइट। तो अगर हम यहाँ पे अपने इस कैपिटल टी में अगर हम कैपिटल x1 x2 xn की जगह अगर हम स्मॉल x1 x2 xn अगर हम लिख देंगे, तो इसको हम अपने यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं कि ये हमारी स्मॉल टी की वैल्यू है जो हमने कैपिटल टी के ऊपर निकाली है। राइट। तो ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन है। ऐसे उदाहरण के तौर पे हमने अगर मान लिए x1 x2 xn लिया, इसका मैंने सम निकाल दिया x1 प्लस x2 प्लस xn, तो ये भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन हो गया, तो ये भी हमारी स्टैटिस्टिक्स हो गई। राइट। अब अगर हम एक और फंक्शन लेते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको आपने पहले ही इस्तेमाल किया है, तो क्या ये खाली x1 x2 xn का फंक्शन है? नहीं, इसके अंदर हमारे पास म्यू और सिग्मा भी हैं। तो अगर हम ये मान लें कि अगर म्यू और सिग्मा हमारे नोन हैं, कुछ नोन वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम इसको t को कह सकते हैं कि यह t x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा भी हमारा एक स्टैटिस्टिक्स है और ये रैंडम है। राइट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर हम अपना अर्थमेटिक मीन निकालें कि समेशन एक्स आई अपॉन एन, तो ये भी हमारा एक स्टैटिस्टिक है, रैंडम वेरिएबल है। उसी तरीके से अगर हम सैम्पल वेरिएंस निकालते हैं, जैसे 1 अपॉन स्मॉल एन माइनस 1 समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा एक स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि एक्स आई भी हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, और साथ ही में जो हमने ऊपर दिखाया कि एक्स बार भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल है। एक्स बार हमारा क्या है? एक्स बार हमने यही तो निकाला हुआ है, वो 1 अपॉन एन समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई, अर्थमेटिक मीन। उसी तरीके से अगर हम x1 x2 xn की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं, तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा। तो अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पर आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमने जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा है, बाइनोमियल, नॉर्मल, गामा, वाइबल इत्यादि। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स होते हैं, उनको जब हम किसी डेटा सेट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके द्वारा जो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकलते हैं, उसमें ये हमारी सहायता करते हैं। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम इन जनरल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और अगर हम सांख्यिकी की निगाह से देखें, तो कोई भी अगर हमारी स्टैटिस्टिक्स है, उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमारा एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और स्टैटिस्टिक्स में हम यहाँ पे 3 तरह के हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसके बारे में हम प्राइमरी इंटरेस्टेड होते हैं। एक हमारा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है टी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हमारा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये हमारा काई है, ये हमारा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, तो इसको मैंने काई स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा है स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर हमने कैपिटल एफ लिखा, ये इसका नाम है। तो काई स्क्वायर, टी और एफ इन 3 डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम हैं। तो ज़रा सा हम इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा देखिए, पहले मैंने बताया कि ये एक स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काई स्क्वायर होता है। राइट। तो हम यहाँ पे चलिए कंसीडर करते हैं कि सपोज Z1 Z2 Zn हमारे एन इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल 0-1 रैंडम वेरिएबल्स हैं। अर्थात ये जो हमारे हर एक हमारा Z1 Z2 Zn नॉर्मल 0-1 को फॉलो करता है, और ये आपस में इंडिपेंडेंट है। आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि हर एक वेरिएबल के लिए हमने ये एज्यूम किया है कि हर एक वेरिएबल हमारा नॉर्मल 0-1 को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम इन Z1 Z2 Zn का अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं, स्क्वायर करके सम करते हैं, तो ये हमारी क्वांटिटी बन जाएगी समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n ZI स्क्वायर। इस स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हम कहते हैं कि ये हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसकी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं काई स्क्वायर, और सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं n। तो जो n हमारी होती है इस डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को दिखाता है ये। राइट। इस समेशन काई स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काई स्क्वायर n होता है। तो हम ये मान सकते हैं इन जनरल कि हमारा कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है x, और इस x रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर
तब होगा जब जब इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो इस प्रकार से दिया जाएगा, राइट। 1/2 ये हमारा क्या है, ये हमारा गामा फंक्शन है, राइट। ये हमारा गामा फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं गामा n/2। और उसके बाद में x रेज़ टू द पावर ऑफ n/2 - 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -x/2। और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हरदम होती है, और अगर कोई और वैल्यू है तो यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा 0 वैल्यू लेगा। और इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, x फॉलोज chi² विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको मैं एक चीज़ पहले बता दूं, ठीक है, इसका जो भी PDF है इसके बारे में आपको, इसके फॉर्मेट के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है कोई भी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, राइट। तो अब अगर हम देखें कि आपने यहाँ पे लिखा कि Z1, Z2, Zn आपके नॉर्मल 0, 1 को फॉलो करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम कहते हैं कि Z1, Z2, Zn की जगह हमारे पास n इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल x1, x2, xn है, लेकिन जो xi का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है वो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, राइट। तो क्या आप इसको नॉर्मल 0, 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग पढ़ चुके हैं कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमारा नॉर्मल 0, 1 होता है अगर हमारा x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल को मैंने xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इसको मैंने दिखाई दे दिया कि ये हमारा है zi। अब हम अपने समेशन zi स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। और इस स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा chi² डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसकी हमारी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, और इसको हम इस प्रकार से chi² n के द्वारा हम इसको दिखाते हैं। और इसको अगर हम एक्चुअली में सेंट्रल chi² डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो इसलिए कि हमारे पास नॉन सेंट्रल chi² डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और नॉन सेंट्रल में सिर्फ इतनी सी बात होती है कि हर एक वेरिएबल का जो मीन है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 हो। अगर एक भी वेरिएबल का अगर मीन अगर नॉन 0 हो जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन सेंट्रल हो जाता है, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, राइट। अब ये जो हमारा chi² डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम कहते हैं कि x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जो हमारा chi² विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो मीन हमारा होता है वो होता है n, और जो वेरिएंस हमारा होता है 2n, और n हमारी क्या होती है, ये हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और ये जो chi² डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है, जिस प्रकार से नॉर्मल हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, chi² हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है। और chi² में आपने देखा इसके PDF में कि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, अर्थात ये जो हमारा chi² का जो हमारा की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हरदम हमारी 0 या 0 के ऊपर की ही होंगी, राइट। और ये जो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं ये हमारा एक्चुअली में chi² का जो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस chi² डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है ये उसको डिफाइन करती हैं। आपको अभी इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, तो उसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि जिस तरीके से अगर हमारी ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर बदलती रहती हैं तो हमारे उस कर्व का शेप भी बदलता रहता है, और जब कर्व का शेप बदलता रहता है तो उसके द्वारा लिए गए फैसले भी हमारे पास ऑटोमेटिकली बदलते रहेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस chi² डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कर दें, ये हमारा ग्राफ नंबर है 1, ये हमारा है 2, और ये हमारा है 3। तो ग्राफ नंबर 1 हमने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए प्लॉट किया है, ग्राफ नंबर 2 हमने 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ग्राफ नंबर 3 हमने 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए प्लॉट किया है। तो आप ये देख सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। और ख़ास तौर पे आप अगर यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि n इक्वल टू 2 और 3, 4 के लिए आप अगर कर्व प्लॉट करोगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। लेकिन जैसे ही हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 या 5 के ऊपर जाती हैं, इस कर्व का शेप हमारा बदल जाता है और वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे n इक्वल टू 2 का शेप इस तरीके से आ रहा है, जबकि n इक्वल टू 5 का शेप हमारा इस तरीके से आ रहा है। और उसके बाद में अगर हम n की कोई भी अगर हम वैल्यू अगर लेंगे तो हमारा उस कर्व का शेप उसी स्ट्रक्चर को में वो बदलता जाएगा, राइट। ये सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये n इक्वल टू 2, 3 और 4 के कर्व से अलग है। इसीलिए आप आगे देखोगे कि बहुत जगह पर हम ये एज्यूम करते हैं कि जहाँ पे आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैसला है इस तरह के कर्व पर बेस्ड है जो इस तरीके का है।
राइट। अब इसी में अगर हमको जब भी हम आगे अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल यहाँ पर लगाएंगे तो हमको इस कर्व के अंदर की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को हमको निकालना पड़ता है। तो इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के जो परसेंटेज पॉइंट्स होते हैं या जो भी उसका एरिया होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास पहले से टेबल्स भी दी हुई हैं। आप अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स की बुक अगर देखोगे तो उसमें काई स्क्वायर टेबल, टी टेबल, एफ टेबल इत्यादि दी होती हैं। राइट। उसके अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ को इस प्रकार से लिखा जाता है कि ये अगर हम कहें कि हमको अपने कर्व में अल्फ़ा पॉइंट्स अगर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी कि काई स्क्वायर वेरिएबल हमारा काई स्क्वायर ग्रेटर देन एन से है तो इसको मुझे इंटीग्रेशन के द्वारा निकालना पड़ेगा काई स्क्वायर एन से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये हमारा काई स्क्वायर का पीडीएफ है एफ एक्स एक्स, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर हम काई स्क्वायर एन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये हमारी काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल जो कि हमारा एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, उसकी अगर हमको उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी ये है काई स्क्वायर हमारा अल्फ़ा को एक्सीड करे, तो अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है कि काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी काई स्क्वायर एन की वैल्यू को एक्सीड करे और इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा हो, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आपको कंप्यूट नहीं करना है, हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखाएंगे, आप उसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। और साथ ही आपके पास जो काई स्क्वायर टेबल्स होती हैं वहाँ पर ये वैल्यूज़ दी होती हैं। ये नियम बताने का मेरा कारण ये है कि जब भी आप इन टेबल्स में देखोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये टेबल्स किस प्रकार की और कौन सी वैल्यूज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। राइट। और इसको इस तरह की वैल्यूज़ को अपने आर सॉफ्टवेयर में निकालने के लिए हमारा कमांड होता है QCHISQ। राइट। क्योंकि और उसके बाद में यहाँ पर हमको जो वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है पीक देना पड़ता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करना पड़ता है, और लोअर डॉट टेल इक्वल टू लॉजिकल ट्रू को हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी आगे बढ़ेगा। राइट। तो अब इसमें से ये हमारा क्या करता है, ये हमको क्वांटाइल्स देता है। तो जो QCHISQ फंक्शन है ये हमारा अपने इस काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के जो डिफरेंट क्वांटाइल्स होते हैं उनको निकाल करके हमको देता है। राइट। और ये हमको क्या करता है, ये हमको क्वांटाइल क्या होता है हमारा क्वांटाइल हमारा जो भी एक x की सबसे छोटी वैल्यू सो दैट कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी हमारा हो, ये हमारी वैल्यू को निकाल करके देता है। और जहाँ पे हमारा एफ एक्स इक्वल टू हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको अपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 60% क्वांटाइल की वैल्यू अगर निकालनी है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सपोज हम कहते हैं कि वैल्यू अगर Q आती है, Q इज़ द क्वांटाइल, तो ये हमारी एक ऐसी वैल्यू होगी Q जहाँ पर प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू Q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6। और उसके साथ में हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इस क्वांटाइल को हम किस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर निकालना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम अपने 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर अपना जो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है वहाँ से हम अपना 60% क्वांटाइल या 60th परसेंटाइल अगर हम निकालना चाहते हैं, तो आर सॉफ्टवेयर में इस प्रकार से लिख देंगे QCHISQ, उसके बाद P इक्वल टू 0.6, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो 60% को हमको 0.6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और DF अर्थात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ से ये मिल जाएगी। और ये वाली वैल्यू हमारी किसको निकाल रही है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x को। तो इसके लिए हम चाहें तो यहाँ पे लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू को भी इस्तेमाल करेंगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी, और अगर हम फॉल्स कर देंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x की वैल्यू मिलेगी, कि अगर हमारा ये ट्रू की जगह अगर हमारा फॉल्स हो जाएगा तो। राइट। और दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम है, तो अर्थात कि लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। राइट। तो चलिए सबसे पहले आपको ज़रा सा हम इस काई स्क्वायर को अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें। बहुत ही आसान काम है ये कि ये वैल्यू कैसे निकलती है, और फिर उसके बाद हम टी की बात करेंगे। तो देखिए ये राइट, अगर आप यहाँ पे इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप अगर बदलते रहेंगे तो आपको देखिए इसकी क्वांटाइल की वैल्यू बदलती रहेगी। राइट। आप अगर अपने इस क्वांटाइल को भी आप अगर बदलना चाहेंगे, अगर आपने 0.5 कर दिया तो देखिए इसकी वैल्यू बदल जाएगी। राइट। चलिए अब हम अपने अगले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे काई स्क्वायर के केस में क्या हुआ, काई स्क्वायर भी हमारा जैसे एक कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाकी होते हैं वैसे ही हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और ये सारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है।
और ये हमारा काहे का फंक्शन है, ये हमारा समेशन ZI² जो एक स्टैटिस्टिक्स है उसका फंक्शन है। उसी प्रकार से हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी हमारी एक अलग तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो अगर हम कहें कि हमारे पास अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं x और y और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, और जो x हमारा है वो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है, अर्थात x फॉलोज नॉर्मल 0 1, और y जो हमारा है ये हमारा chi² विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। तो x हमारा क्या हो गया, x हमारा हो गया नॉर्मल 0 1 और y हमारा क्या हो गया chi² विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं। अगर ऐसा हमारा सेटअप है और अगर हम एक अपनी स्टैटिस्टिक्स ऐसे डिफाइन करते हैं x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन n, इस स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसकी हमारी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं Tn। इसका मतलब Tn का मतलब क्या हो गया कि ये जो भी स्टैटिस्टिक्स है ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में फॉलो कर रही है, और ये एसेंशियली हमारा ये सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो जिस तरीके से मैंने आपको chi² के केस में बताया था कि अगर हमारा कोई मीन, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे x के केस में सारे के सारे मीन मैंने ज़ीरो लिए हुए हैं, अगर ये हमारा मीन अगर नॉन ज़ीरो हो जाता है तो जो भी स्टैटिस्टिक्स बनेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन सेंट्रल टी हो जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि उसका हमको यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, राइट। इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम कहते हैं कि x हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, तो ये उस केस में करेगा जब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन। इसके बारे में उम्मीद है कि आपको मालूम होगा। तो ये हमारा फंक्शन किस प्रकार से है, गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n पाई गामा n/2, और उसके आगे 1 + x² अपॉन n रेज़ टू द पावर ऑफ -n+1/2, और यहाँ पे x की जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में हो सकती हैं, और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं x फॉलोज Tn, राइट। तो इसका जो भी फॉर्म में PDF है इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम आगे भी जब बात करेंगे तो हम सिर्फ मेनली हम इसी की बात करेंगे कि x फॉलोज Tn। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको खाली ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से होती हैं, राइट। तो इस अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल x अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन को विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अगर फॉलो कर रहा है, तो इसका मीन हमारा 0 होता है जब हमारा n ग्रेटर देन 1 है, अर्थात एक के ऊपर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, और इसका वेरिएंस हमारा n/n-2 होता है। इसको भी हमको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके लिए हमारी कंडीशन होगी कि n हमारा 2 से ज़्यादा है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है। हम आपको उसका ग्राफ भी दिखाएंगे, और आप देखोगे कि ये हमारा सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल से मिलता जुलता होता है। लेकिन एक फ़र्क ये होता है कि ये अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है अगर, तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इसकी जो टेल्स होती हैं ये इससे नॉर्मल से मोटी होती हैं, कुछ इस प्रकार की आएंगी। तो ये उसकी टेल्स होती हैं, टेल माने पूंछ, जहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस को मिलने की कोशिश करता है। तो जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इसकी जो टेल्स होती हैं वो हमारी नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं, और इसी कारण हम ये कहते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएबिलिटी है नॉर्मल से ज़्यादा होती है। लेकिन आप साथ में ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है, ये जो टेल है ये धीमे धीमे पतली होती जाती है, और जब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी 30 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आकार है, शेप है, वो बिल्कुल एक सा हो जाता है। इसीलिए आप बहुत जगह देखेंगे हमारी एक कंडीशन होती है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास n ग्रेटर देन 30 अगर है, देन आपको अपना फैसला चाहे प्रोबेबिलिटी से कर लीजिए चाहे आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से कर लीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये आप आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम बात करेंगे देन हम आपको दिखाएंगे, राइट। अब इसके बाद में हम आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, किसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स थ्योरम। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि हमने अपने x1, x2, xn ये हमारे आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे हर एक xi हमारा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। उस केस में अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, x बार
इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इस सिग्मा स्क्वायर को अगर हम एस्टिमेट करते हैं इसके द्वारा, इस फंक्शन के द्वारा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने इस स्टैटिस्टिक्स x बार का एक फंक्शन लेते हैं इस प्रकार से, स्क्वायर रूट ऑफ n x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई s, राइट। यहाँ पर s हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से आएगा, राइट। एस स्क्वायर हमारा क्या है, सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है स्क्वायर रूट ऑफ n x बार माइनस म्यू अपॉन s, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी और इसकी n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने अपने सैम्पल मीन जो एक स्टैटिस्टिक्स है उस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर एक फंक्शन को लिखा और उसके बाद में हमने इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, राइट। तो जिस तरीके से हमने अपने काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के केस में हमने उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ को टेबल के द्वारा निकाल लिया था, उसी प्रकार से हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी इन परसेंटेज पॉइंट्स को या अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को टेबल में हम निकाल सकते हैं। और टेबल के अंदर जो हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस प्रकार की हैं कि प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी एन इज इक्वल टू अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ पे हमारा टी एन क्या है, टी एन हमारा परसेंटेज पॉइंट है और जिसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि टी इज़ ग्रेटर देन टी एन और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी अल्फ़ा होना चाहिए। तो इसके जो हमारी वैल्यूज़ हैं टी एन की, इसके लिए हमको टेबल्स अवेलेबल हैं और इसको हम अपने आर्ट सॉफ्टवेयर से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने आपको यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन का भिन्न भिन्न तरीके की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लेते हुए यहाँ पर मैंने इनके कर्व बनाए हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये आपका सिमेट्रिक कर्व है। सिमेट्रिक क्यों है, इस लाइन के दोनों ओर आप अगर देखोगे तो दोनों ओर कर्व का स्ट्रक्चर एक सा ही है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पहला वाला कर्व है ये हमने n इक्वल टू 1 के लिए बनाया है, दूसरा वाला कर्व हमने n इक्वल टू 5 के लिए बनाया है और तीसरा वाला कर्व हमने n इक्वल टू 10 के लिए बनाया है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदलता जाता है, इस कर्व का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता जाता है। और जब कर्व का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा तो इसकी बेसिस पे आपको जो भी अपने फैसले करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, वो भी बदलते जाएंगे, राइट। और अगर हम मान लीजिए कि जैसा मैंने बताया था कि अगर हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 से ज़्यादा हो जाती हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑलमोस्ट एक सा होने लगता है, राइट। उसके आपको दिखाने के लिए कि हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है, और हमने बताया था आपको कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स होती हैं वो कर्व होती हैं, मोटी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस डॉटेड लाइन से नॉर्मल 0-1 का कर्व बनाया है और इस मैरून कलर की जो बोल्ड लाइन है इससे मैंने आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मैंने कर्व बनाया। तो आप देखोगे कि इसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही है, सिमेट्रिक है दोनों का, लेकिन जब हमारा ये टेल की ओर आता है तो इस एरिया में और इस एरिया में आप अगर देखोगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स हैं वो नॉर्मल के ऊपर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे इसकी जो टेल्स होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन थिक काहे से हैं नॉर्मल के केस में, राइट। अब उसी तरीके से अगर हमको अपने आर सॉफ्टवेयर में अगर इन वैल्यूज़ को अगर कंप्यूट करना है, अपने क्वांटाइल्स को कंप्यूट करना है इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो हमारा यहाँ पे कमांड होता है QT और उसमें हम अपने P हमारा क्या है, ये हमारा प्रोबेबिलिटीज़ का वेक्टर है जिनको इसके लिए हमको अपने क्वांटाइल्स को निकालना होता है, फिर हमको DF में हमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देना होता है और फिर लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू को अगर हम कर देंगे तो उसको प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x तरह की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हमको मिल जाएंगी, राइट। और इसमें से आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन DF इक्वल इन्फिनिटी अगर हम कहते हैं आई ने, ये भी यहाँ पर अलाउड है, राइट। तो कैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने काई स्क्वायर के केस में 60% क्वांटाइल या 60 परसेंटाइल निकाला था, उसी को अगर हम यहाँ पे P के केस में निकालना चाहें अगर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम कहें 60 परसेंटाइल हमारी टी की कौन सी वैल्यू है, तो वह हमारी कुछ इस प्रकार की वैल्यू होगी Q
such that की probability x less than equal to q is greater than or equal to 0.6। और इस वैल्यू को अगर हम 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टी कर्व पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम अपने कमांड को इस प्रकार से लिख देंगे QT और पैरेंथेसिस में लिख देंगे P इज इक्वल टू 0.6। इसका मतलब है कि हमको उसको 60% को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रोबेबिलिटी हरदम हमारी 0-1 के बीच में होती है, तो इसको हम लिख देंगे P इज इक्वल टू 0.6 और यहाँ पे दे देंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 10, राइट। और इसकी देखिए ये जो भी वैल्यू है ये यहाँ पे निकल आएगी। और इसी के साथ हम अगर आपको यहाँ पे लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो इसका भी हमारा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और दोनों की वैल्यू देखिए हमारी सेम आ जाएगी, राइट। और अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू q आ जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही कार्य है जैसा मैंने पहले किया था। तो चलिए हम इस कार्य को आपको हम यहाँ पर पहले R सॉफ्टवेयर में करके हम दिखा भी देते हैं सो दैट कि आपको इसके बारे में कॉन्फिडेंस हो जाए। ये बहुत ही आसान से काम है ये। तो देखिए आपने यहाँ पे QT क्या, देखिए आपकी ये वैल्यू आ गई। इसी में आप अगर अपने इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप अगर चेंज करोगे तो देखिए ये वैल्यूज़ बदल जाएंगी। और अगर आप अपने इस परसेंटाइल वैल्यू को भी करोगे तो भी ये आपको ये वैल्यूज़ बदलती जाएंगी और आपको जो भी इसकी वैल्यू है वो आपको पता चलती जाएगी। ओके, तो अब अपने इस काई स्क्वायर और टी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद हम आपको अपने एक और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल को लिया नॉर्मल और दूसरे वेरिएबल को हमने लिया काई स्क्वायर और उनका मैंने फंक्शन बना लिया। उसी प्रकार से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो रैंडम वेरिएबल लेते हैं एक्स और वाई और दोनों हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि x और y दोनों हमारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम ये एज्यूम करते हैं कि x हमारा काई स्क्वायर है विद m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और y हमारा है काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो x और y दोनों हमारे हैं तो काई स्क्वायर, लेकिन उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग है, m और n। अब अगर हम एक अपनी स्टैटिस्टिक्स ऐसी बनाते हैं कि x अपॉन m और y अपॉन n का अगर हम रेशियो लेते हैं ऐसे x अपॉन m डिवाइडेड बाई y अपॉन n, तो इसका जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन विद m और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाता है। या इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स हमारी है, ये हमारी फिशर्स f डिस्ट्रीब्यूशन विद m और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में इसको फॉलो कर रही है। और इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ये हमारा एफ एम एन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई अगर हमारा एक रैंडम वेरिएबल x अगर f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x फॉलोज एम एन। और ये हमारा रैंडम वेरिएबल x हमारा जो भी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को m और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में कब फॉलो करेगा, जब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए हमने ये गामा फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आपको इसके फॉर्म के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। ये इसका देखिए मैथमेटिकल फॉर्मेट है, गामा m प्लस n बाई टू m अपॉन n रेज़ पावर ऑफ m बाई टू x रेज़ पावर ऑफ m बाई टू माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा गामा m बाई टू गामा n बाई टू और 1 प्लस एम एक्स अपॉन n रेज़ द पावर ऑफ m प्लस n बाई टू। और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हरदम ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि इसका फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल फॉलोज f विद m n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बस इतना ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अगर हम इसमें से अगर हम कहते हैं कि x हमारा अगर f m n डिग्रीज को फॉलो कर रहा है, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को चेंज करना है f और n और m, तो हमको कुछ नहीं करना है कि हमको यहाँ पर अपने m और n को इंटरचेंज करना है। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर अगर हम m और n को अगर इंटरचेंज करके लिख देंगे तो मुझको ये फंक्शन मिल जाएगा। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद n n m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। ओके, अब इस तरह का कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर है तो उसका हमारा मीन और वेरिएंस क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा x एक रैंडम वेरिएबल है जो f डिस्ट्रीब्यूशन को m और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में फॉलो कर रहा है, तो उसका मीन हमारा होगा n अपॉन n माइनस टू, जहाँ पे n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। और इसका वेरिएंस हमारा इस प्रकार से निकल आएगा 2n स्क्वायर m प्लस n माइनस टू डिवाइडेड बाई m इंटू n माइनस टू होल स्क्वायर इंटू n माइनस 4।
ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि n हमारा ग्रेटर देन 4 है। तो ये जो हमारा f रैंडम वेरिएबल है ये हमारा नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्क्यूड होता है और ये हमारा दाहिने हाथ पर स्क्यूड होता है। और जिस प्रकार से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ने पहले काई स्क्वायर और टी के जो फंक्शंस के कर्व होते हैं उनको कंट्रोल किया है, उसी प्रकार से जो भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी जो भी इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं ये इसके शेप को कंट्रोल करती हैं, राइट। अब अगर हम आपको यहाँ पर एक और अगर हम रिजल्ट बता दें, ये हमारे आगे काफ़ी काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम ये माने कि x1, x2, xm हमारे आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं और हर एक xi हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसका मीन है म्यू एक्स और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। उसी प्रकार से हमारे पास एक और n वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास y1, y2, yn है और ये भी हमारे आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और yi भी हमारे नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका मीन म्यू y है और वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर है। तो इन दो वेरिएबल्स में आप अगर देखोगे कि क्या है, दोनों नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, दोनों का वेरिएंट सेम है, लेकिन दोनों का मीन अलग अलग है, राइट। तो उसी तरीके से हम अगर यहाँ पे अपनी दो क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं ऐसे एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर। एस एक्स स्क्वायर क्या है, आप ये मान सकते हो कि ये इस तरह की क्वांटिटी है कि हमने अपने x1, x2, xm पर मैंने अपने सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने की कोशिश की है। एस वाई स्क्वायर हमारा जो भी हमारा है कि हमने y1, y2, yn से हमने अपने सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने की कोशिश करी है। ये बातें आगे आपको आगे समझ में आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं एस एक्स स्क्वायर हमारा ये क्वान्टिटी है 1/m-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to m xi माइनस x बार होल स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर हमारा क्या है 1/n-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n yi माइनस y बार होल स्क्वायर। तो अगर हम ये एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर को लेते हैं तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे x और y के दो फंक्शंस हो गए, तो ये भी हमारे स्टैटिस्टिक्स हो गए। अब हम इन दोनों स्टैटिस्टिक्स का अगर हम रेशियो लेते हैं और हम लिखते हैं कि एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी m-1 और n-1 होंगी। आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे एक डिग्री का कम क्यों हो रहा है, लेकिन ये इसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में इसके नियम होते हैं कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे किस प्रकार से कंट्रोल हो रही हैं। इसका कारण यहाँ पे ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारी मीन है म्यू एक्स और म्यू वाई दोनों हमको अननोन है, तो उसको भी हमको अपने सैम्पल की बेसिस पर पहले एस्टिमेट करना पड़ता है। इसीलिए हमने म्यू एक्स की जगह यहाँ पे एक्स बार और म्यू वाई की जगह मैंने वाई बार को एस्टिमेट किया है। तो इसलिए हमने चूंकि एक पैरामीटर को एस्टिमेट किया है, इसलिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो गई है, राइट। तो जिस तरीके से आपने काई स्क्वायर और टी के केस में इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अपने उनकी टेबल से और आर सॉफ्टवेयर में कंप्यूट किया था, उसी तरीके से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के भी जो परसेंटेज पॉइंट्स होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं और उसके लिए हमारे पास टेबल्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम एक एफ एम एन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये हमारा एफ रैंडम वेरिएबल की एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में परसेंटेज पॉइंट हैं, तो और ये पॉइंट इस तरीके के हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट f इज़ ग्रेटर देन एफ एम एन ये हमारी अल्फ़ा के बराबर है। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हमको टेबल से आराम से मिल जाती है और साथ ही हम इसको अपने आर सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए आपका f का केस में इसका कर्व कैसा होगा, तो मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिए हैं कि हमने लिया है m=5 और n=5 और दूसरे केस में हमने लिया m=5 और n=15। तो ये जो कर्व नंबर 1 हमारा है ये हमारा m और n जब हमारे 5-5 हैं और ये जो हमारा कर्व नंबर 2 है वहाँ पर मैंने m को सेम रखा है लेकिन मैंने n को 15 कर दिया है। तो आप देखोगे कि दोनों का शेप देखिए बदल जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदलती जाएंगी हमारे इन कर्व का शेप भी बदलता जाएगा और जब इनका आकार बदलता जाएगा तो हमारे जो भी डिसीजन हमको लेने होंगे वो भी हमारे बदलते जाएंगे, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हमको अपने आर सॉफ्टवेयर में करना अगर है तो हमारा कमांड होता है QF हमारा वह कमांड है जिसके द्वारा हम अपने इस एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वांटाइल है उसको हम निकाल सकते हैं।
तो अगर मुझको अगर P हमारा एक वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी है जहाँ पर मुझे अपना क्वांटाइल निकालना है, लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर आपको इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लेना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, DF1 और DF2, और साथ में आपको लोअर डॉट टेल इक्वल टू 2 भी दिखाना पड़ेगा। इसके बारे में आपको पहले से पता है। तो इस तरह का अगर हमको काम अगर करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, हम एक बड़ा सा उदाहरण लेते हैं और यहाँ भी हम अपने 60th परसेंटाइल या 60% क्वांटाइल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 60% हमारा क्वांटाइल क्या होगा कि अगर हम कहें Q हमारा क्वांटाइल है जिसकी कोई वैल्यू है, तो वो इस तरह से प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6। और इसको अगर हम 5 और 10 फ्रीडम पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो F5 10 की वैल्यू को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, QF P इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि हमको इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में देना है तो 60% हमारा 0.6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको अपनी जो हमारी पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको मुझे देना है DF1 इक्वल टू 5 यहाँ से, और जो दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है DF2 इसको मुझे देना है 10। और आप देखोगे कि इसकी यहाँ पर ये वैल्यू आराम से निकल आती है। और इसी में आप अगर लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू को इस्तेमाल करोगे तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और इसके द्वारा हमको प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन इक्वल टू q मिलेगी। अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन q निकालना चाहते हो तो आपको इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू हमारी सेम है। तो चलिए इसी कार को जरा सा हम आपको अपने R सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो देखिए ये आपकी इस प्रकार से 60th परसेंटाइल है, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी में आप अगर मान लीजिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप अगर चेंज कर देते हो तो आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू बदलती जाती है, राइट। और अगर अपने क्वांटाइल को भी चेंज अगर करना चाहोगे, अगर जैसे कि इसको कर दिया 0.4 तो 40th परसेंटाइल की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी इस प्रकार से आ जाएगी और जो पहले से डिफरेंट है, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि मैंने आपको जो हमारे 3 तरीके के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर, टी और एफ, जिनको हम नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि काई स्क्वायर, टी और एफ में कोई पैरामीटर नहीं है जैसे म्यू या सिग्मा स्क्वायर इस प्रकार का, सिर्फ खाली एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम इनको नॉन पैरामीट्रिक भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन इसका जो पॉपुलर नेम जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आपने देखा कि इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारे 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो हमारे रैंडम वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं और ये उनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। लेकिन इनका इस्तेमाल खाली ये है कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम अपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस या एस्टिमेशन इत्यादि करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अब आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि अब हमने अपना जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं और मैंने आपको अपने प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी हमारे आवश्यक टूल्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमारे आगे आने वाले लेक्चरों में हमको जिस प्रकार के इंफॉर्मेशन, नॉलेज या टूल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और अगले लेक्चर से अब हम अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की बात करेंगे, जहाँ पे हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम अपने स्टैटिस्टिकल के जो टूल्स हैं उनको डेवलप करने की बात करेंगे। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आगे बढ़ने के पहले आपको इस तरह के आर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है, ये आपको आपके दिमाग में कम से कम होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए और आगे बढ़ने के पहले आप इनको समझ लीजिए। और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे जहाँ से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।